नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक संवाद सेतु का अध्याय 9 पाठ 9 विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। जी हाँ दोस्तों, और इसके पहले के जितने पाठ हम पढ़ चुके हैं, साथ ही पीयूष परमार जो सृजन पुस्तक है उसके भी सभी पाठ हम पढ़ चुके हैं, जिनके वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 9 से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। चलिए अध्याय 9 की शुरुआत करते हैं। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान पत्रकारिता की। देखिए, विगत कई दशकों से विज्ञान समाचारों की ओर पाठकों का रुझान बढ़ा है। हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को स्थान दिया जाने लगा है। विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्यों में भी प्रगति हुई है और आम जन की जिज्ञासावृत्ति के कारण ऐसे समाचारों की पठनीयता में वृद्धि हुई है। पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से द्विवेदी युग तक सभी पत्र पत्रिकाओं में वैज्ञानिक रचनाएं देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर कि पिछले कई दशकों से जो विज्ञान से संबंधित समाचार हैं उनके प्रति पाठकों का रुझान बढ़ा है, रुचि बढ़ी है, और हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो समाचार है उनको भी अब स्थान दिया जाने लगा है। तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन जो शोध कार्य हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इससे सामान्य लोगों की जिज्ञासा वृत्ति भी बढ़ रही है, इसलिए ऐसे समाचारों की पठनीयता में वृद्धि हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। देखिए, इसकी परिभाषा जो है वैज्ञानिक पत्रकारिता की इस प्रकार है, इसको ध्यान से समझिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम या उपलब्धि या खोज की जो बारीकी से जानकारी है, तह तक उसकी जानकारी उसको प्राप्त करना और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताने के साथ ही भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी देना ही विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। अब देखिए, विज्ञान समाचार के लिए उपलब्ध सामग्री प्राय काफ़ी जटिल होती है तथा आम पाठक के लिए इसे समझना दुष्कर यानी कि कठिन होता है। विज्ञान के समाचारों को सरल और आमजन की समझ में आने वाली भाषा के प्रयोग का करना आवश्यक होता है। जहाँ तक संभव हो, विज्ञान समाचारों में तकनीकी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में समस्त कथा को भली भांति समझने के बाद सामान्य भाषा का प्रयोग कर अपनी भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए, विज्ञान की जो भाषा है, जो शब्दावली काफ़ी जटिल, काफ़ी कठिन होती है, तो सामान्य लोगों को समझ में जल्दी से नहीं आती। तो इसलिए विज्ञान पत्रकारिता में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो समाचार है विज्ञान से संबंधित जो लिखा जा रहा है, तो उसे सरल और बोलचाल यानी कि आम जन की जो भाषा यानी कि सरल भाषा और सामान्य जनता की समझ में आने वाली ऐसी भाषा हो, सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। और कोशिश ये करें कि जो विज्ञान की जो उपलब्धि है, जो खोज है, जैसा भी जो समाचार है, उसे पत्रकार को भली भांति समझने के बाद एक सामान्य भाषा में उसको सरल तरीके से समझाया जाना चाहिए। विज्ञान की जानकारी दो तरह से दी जा सकती है। मनोरंजक ढंग से, तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर तथ्य और जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर, और जानकारी को सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना। अब देखिए, विज्ञान की जानकारी को दो तरह से दिया जा सकता है। पहला तो क्या है कि मनोरंजक ढंग से जो तथ्य हैं उनको सिर्फ उनके शुद्ध रूप में दे करके तथ्य और जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर दी जा सकती है। यानी कि जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, उसे मनोरंजक ढंग से वैसा का वैसा ही यानी कि उसे ही समाचार के रूप में प्रस्तुत कर देना। और दूसरा है वो इस प्रकार है कि जानकारी को यानी कि वो जो तथ्य है, वो जो जानकारी है विज्ञान से संबंधित, उसे सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रख कर के अच्छे से प्रस्तुत करना। विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवाओं के शोध, मौसमी बीमारियों और उसकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फलों सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों में पेड़ों की कटाई से के सभी समाचारों को इसी श्रेणी में अर्थात विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी में रखा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खेल पत्रकारिता। देखिए, विज्ञान पत्रकारिता में जिस प्रकार विज्ञान से संबंधित बातें की जाती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, अब हम बात करते हैं खेल पत्रकारिता की।
आधुनिक युग में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि बढ़ी है। एक समय था जब रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे और किसी एक टीम की जीत अथवा हार पर खुशी मनाते थे। आज भी दर्शक टीवी पर मैच देखने के लिए बेताब रहते हैं। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय और टिप्पणी जानने की जिज्ञासा रहती है। इसी जिज्ञासा वृत्ति को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों में पूरा पृष्ठ और कई समाचार पत्रों में तो 2 पृष्ठ भी खेल के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए, खेल के प्रति लोगों की रुचि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए खेल पत्रकारिता का भी अपने आप में बहुत महत्व है। वर्तमान में खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य और अनुभव का काम है। देखिए, सामान्य रिपोर्टिंग से हटकर खेल रिपोर्टिंग काफ़ी दुष्कर यानी कि कठिन मानी जाती है। इसके लिए व्यापक अनुभव, खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, उनके लिए बने हुए नियम, समय समय पर किए गए बदलाव की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए और साथ ही संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी आदि होना आवश्यक है। खेल संगठनों के बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों, संभावित मैचों, विशेष खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी, उनके रोमांचकारी प्रदर्शन के अंशों के बारे में ज्ञान आदि की अपेक्षा एक रिपोर्टर से की जाती है। तो देखिए, खेल जो रिपोर्टर होता है, खेल पत्रकारिता यदि आप करना चाहें तो उसके लिए बहुत सारी बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और बहुत सी ऐसी बातें, क्योंकि खेल रिपोर्टिंग थोड़ी कठिन मानी जाती है। कठिन क्यों मानी जाती है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि खेल रिपोर्टिंग वही कर सकता है जिसे खेल से संबंधित अनुभव हो, व्यापक अनुभव और खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान हो, उनके जो नियम हैं और समय समय पर जो बदलाव किए जाते हैं खेलों में उनकी संपूर्ण जानकारी हो, संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी, इसी के साथ ही खेल संगठनों के बारे में जानकारी हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए जो निर्णय हैं, संभावित मैच हैं, विशेष खिलाड़ियों की भी संपूर्ण जानकारी हो। तो बहुत सी जानकारियां हैं वो होनी चाहिए, तभी आप खेल से संबंधित रिपोर्टिंग कर सकते हैं, खेल पत्रकारिता कर सकते हैं। अन्य समाचारों अथवा समाचार रिपोर्टरों की तरह खेल समाचारों की रिपोर्टरों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षपातहीन रिपोर्टिंग के साथ साथ मैच का सही वर्णन करें तथा ईमानदारी से करें, बगैर किसी प्रलोभन अर्थात लोभ लालच के आलोचना करने से बचते हुए की गई रिपोर्टिंग को आदर्श रिपोर्टिंग कहा जा सकता है। प्रथम एशियाई खेलों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलो। यह संदेश खिलाड़ियों के सामने जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वही संदेश खेल समाचारों के लेखकों के लिए अनुकरणीय है। तो देखिए, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी प्रलोभन के ईमानदारी से रिपोर्टिंग यदि की जाए तो वो आदर्श रिपोर्टिंग कही जा सकती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उन्होंने कहा था खेलों के संबंध में कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, जो आज भी अनुकरणीय है। अब देखिए, खेल पत्रकार भी कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो ऐसी पत्रिकाओं में पूर्णकालिक पद पर कार्य करते हैं तथा कुछ पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने आलेख भिन्न भिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं तथा उन्हें प्रकाशन के बदले पारिश्रमिक यानी कि पैसा दिया जाता है। तो देखिए, पत्रकार भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो क्या है कि पूर्णकालिक होते हैं जो किसी भी पत्रिका विशेष के लिए ही कार्य करते हैं, लिखते हैं, और कुछ पत्रकार स्वतंत्र होते हैं जो अपने लेख आर्टिकल लिखते हैं और किसी भी पत्रिका में यानी कि अलग अलग पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं और उन्हें अपने आर्टिकल या लेख के बदले पारिश्रमिक यानी कि पैसा मिल जाता है। इन्हीं पत्रकारों में कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं जो किसी खेल पर अपनी विशेष टिप्पणी अथवा साक्षात्कार करते हैं अथवा किसी मुद्दे पर विशेष टिप्पणी करते हैं। अब देखिए, खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खेल पत्रकार में कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है, कौन कौन से गुणों की अपेक्षा की जाती है। तो आपको ये बातें लिखनी है। सबसे पहला जो गुण है जो खेल पत्रकार में आवश्यक है वो है सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र, यानी खेल पत्रकार जो है उसकी सूक्ष्म और खोजपूर्ण नज़र होनी चाहिए। खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भाषा का समुचित यानी कि बहुत अच्छे से उसको ज्ञान होना चाहिए। खेलों की तकनीकी जो शब्दावली है उसका भी उसी ज्ञान होना चाहिए। खिलाड़ियों व पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस भी होना चाहिए, यानी कि जो सही को सही और गलत को गलत कहे ऐसा साहस खेल पत्रकार के अंदर होना चाहिए। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठक की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का कौशल भी होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो तकनीकी शब्दावली है
उसे भी सरल भाषा में बदल करके इस तरीके से पेश कर दे ताकि जो साधारण पाठक है उसे भी समझने में आ जाए। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल होना चाहिए और साथ ही तेज गति से लिखने की आदत भी होनी चाहिए। तो ये 8 बिंदु है जो खेल पत्रकार में, यानी कि ये जो गुण है ये खेल पत्रकार में होने चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों, तो इसे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खेल समाचारों की भाषा अन्य समाचारों की भाषा से थोड़ी भिन्न या अलग होती है। खेल समाचारों की भाषा कई बार अनौपचारिक हो जाती है, यथा भारत ने धुआंधार बल्लेबाजी कर बॉलर्स को खूब छकाया, मैच को धो दिया, आदि आदि। तो इस प्रकार से खेल समाचारों की जो भाषा है उसमें कई बार अनौपचारिकता भी हमें देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिल्म पत्रकारिता देखिए बहुत प्रसिद्ध है फिल्म पत्रकारिता भी, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिल्मों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, उसी प्रकार फिल्मी पत्रकारिता का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। हिंदी के फिल्मी पत्र कलकत्ता से भी निकलते हैं और बम्बई से भी, परंतु अग्रणी होने का श्रेय दिल्ली को है। देखिए दिल्ली से सबसे ज़्यादा फिल्म पत्रकारिता या पत्रिकाएं निकलती है। 1931 में बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा का निर्माण करके लोगों को चौंका दिया। सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लगे और गाने लगे। देखिए किसने, इंपीरियल कंपनी थी बम्बई की जिसने 1931 में फिल्म बनाई थी आलम आरा। तो इस जादू को देखकर पढ़े लिखे समाज पर भी सिनेमा का जादू चल पड़ा। लोगों ने फिल्मों के बारे में, उनके कार्य करने वालों के विषय में जानने की उत्सुकता जागृत हुई। इसको दिल्ली के कुछ जागरूक लोगों ने अनुभव करके ही 1932 में दिल्ली से रंगभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। देखिए 1932 में दिल्ली से रंगभूमि नामक जो फिल्मी पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया। दिल्ली की इस प्रथम फिल्मी पत्रिका के संपादक श्री लेखराम थे। अब देखिए 1932 में जो प्रथम फिल्मी पत्रिका थी रंगभूमि, इसके संपादक कौन थे, श्री लेखराम। यह साप्ताहिक थी, यानी कि 7 दिन में एक बार निकलती थी और इसका मूल्य 2 पैसे था। श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका नव चित्रपट को माना जो 1932 में दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पर देखिए वैसे तो हिंदी की प्रथम फिल्मी पत्रिका जो थी वो रंगभूमि यानी कि 1932 में निकलने वाली, जिसके संपादक श्री लेखराम थे। लेकिन श्री रामचंद्र तिवारी जो विद्वान हैं इन्होंने हिंदी की पहली पत्रिका फिल्मी पत्रिका नव चित्रपट को माना है जो 1932 में दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। किसने, रामचंद्र तिवारी ने। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि रामचंद्र तिवारी ने कौन सी पत्रिका को पहली फिल्मी पत्रिका माना, तो नव चित्रपट नामक जो फिल्मी पत्रिका थी उसे इन्होंने पहली फिल्मी पत्रिका माना। स्वाधीनता से पूर्व हिंदी के प्राय सभी दैनिक स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। दैनिक यानी यहाँ पर पत्रिकाओं से आशय है कि जो जितनी भी दैनिक पत्रिकाएं थी वो स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। वैसे भी तब तक शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग फिल्मों और फिल्म वालों को है दृष्टि से, यानी घृणा की दृष्टि से देखते थे, हीन दृष्टि से देखते थे। हिंदी के साहित्यिक वर्ग की दृष्टि में सिनेमा घटिया मनोरंजन का साधन था। ध्यान रखिएगा उस समय जो हिंदी का साहित्यिक वर्ग था उसकी दृष्टि में सिनेमा क्या था, घटिया मनोरंजन का साधन था, घटिया। प्रत्यक्ष रूप में भारतीय फिल्में राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग नहीं दे पा रही थी। फिल्म बनाने वालों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। विदेशी सेंसर बोर्ड के होते हुए जब फिल्मों के नाम बम और महात्मा तक रखना अपराध था, सिनेमा के पर्दे पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के चित्र तक दिखाना गैर कानूनी था, तब भला फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी की बात कर पाना कैसे संभव हो सकता था। तो ये कारण था उस समय, इसलिए जो फिल्मी क्षेत्र था उसमें देश की आज़ादी के लिए जो सहयोग हो पाता तो वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर रोक लगी हुई थी। इस सत्य के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से सिनेमा ने जन जागरण में अपनी भूमिका अदा की। अमर ज्योति, वहाँ ब्रांडी की बोतल, पड़ोसी, जमींदार, अपना घर, जमीन, सिकंदर, राम शास्त्री, नया तराना आदि वे फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों में देश के प्रति प्यार जागृत किया और देखने वालों को सांप्रदायिक एकता, अन्याय का विरोध तथा भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा प्रदान की। देखिए स्वाधीनता से पूर्व मुंबई तथा कोलकाता के अंग्रेजी दैनिक तो थोड़ी बहुत फिल्म सामग्री देते थे, परंतु हिंदी में विश्वमित्र नामक जो पत्रिका थी इसे छोड़कर अन्य किसी भी प्रमुख दैनिक पत्रिका में फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी। राष्ट्रीय दैनिक पत्रों का रवैया बदला
तो नवभारत टाइम्स के प्रकाशन से। देखिए, नवभारत टाइम्स ने लगभग आरंभ से ही साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ दिया, यानी कि शुरुआत से ही नवभारत टाइम्स जो पत्रिका थी उसने साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ यानी कि सप्ताह में जो साप्ताहिक है वो एक फिल्म जो फिल्मी न्यूज थी, जो खबर थी, वो देना इसने प्रारंभ किया था। दैनिक हिंदुस्तान ने आरंभ में थोड़ी सामग्री दी, बाद में नियमित रूप से सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मों पर देना आरंभ किया। उधर राष्ट्रीय दैनिकों के स्वरूप में आए इस परिवर्तन के फलस्वरूप आज नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नव भारत, नई दुनिया आदि अन्य दैनिक समाचार पत्रों ने भी फिल्मों और फिल्म वालों पर नियमित रूप से टिप्पणियां प्रकाशित करना शुरू की। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो फिल्मी बातें थी, फिल्मी चर्चा परिचर्चाएं थी, वो भी पत्र पत्रिकाओं में होने लगी। इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कई कारण थे। एक तो हिंदी का पाठक अब उस विधा के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। कौन सी विधा? फिल्मी विधा। और जो उनके मनोरंजन का सर्वप्रिय साधन थी, क्योंकि फिल्में जो थी उस समय भी मनोरंजन का सबसे प्रिय, सबसे अच्छा साधन थी। तो पाठक अब उस फिल्म उससे यानी कि जो फिल्में जो बनती थी उससे संबंधित जो ज्ञान था उसे प्राप्त करने या पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहने लगे थे। और दूसरा, स्वाधीन भारत में राष्ट्र के नवनिर्माण में सिनेमा ने अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर दी थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय सरकार भी अब सिनेमा के विकास के प्रति प्रयत्नशील थी। 1951 की फिल्म जांच पड़ताल समिति, देखिए 1951 में फिल्म जांच पड़ताल समिति बनी। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना की शुरुआत हुई आदि ने प्रबुद्ध एवं शिक्षित समाज के दृष्टिकोण को बदला। और यही हवा का बदलता हुआ रुख दैनिक पत्रों में अभिव्यक्ति पाने लगा। इस समय यूं तो सभी प्रमुख हिंदी दैनिक फिल्मों पर नियमित सामग्री प्रकाशित कर रहे थे, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब के कुछ हिंदी दैनिकों ने फिल्म सामग्री प्रकाशित करने में देश के अन्य सभी दैनिकों से बाजी मार ली। यानी कि पंजाब केसरी, वीर प्रताप तथा हिंदी मिलाप सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्म संस्करण प्रकाशित करते थे। और उस दिन उनके मुख पृष्ठ पर, अर्थात जो फ्रंट पेज होता था, जो मुख्य पृष्ठ होता था, अथवा अंतिम पृष्ठ पर फिल्म कलाकारों के रंगीन चित्र भी होते थे। तो इस प्रकार से जो पंजाब के दैनिक समाचार पत्र थे उन्होंने थोड़ा सा जो सिनेमा से संबंधित जो खबरें थी उनको ज़्यादा स्थान दिया अपनी पत्र पत्रिकाओं में। फिल्मी कलाकारों के इस समय देश में कई संगठन हैं। इनमें सबसे पुराना है कोलकाता का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। देखिए, सबसे पुराना जो फिल्मी पत्रकारिता का संगठन है वो कौन सा है? कोलकाता का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। करीब 20 वर्ष हुए बम्बई के फिल्मी पत्रकारों एवं समीक्षकों ने बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन स्थापित किया था। इस संगठन ने बंगाल के संगठन के समान कलाकारों और फिल्मों को पुरस्कृत करना भी आरंभ किया, परंतु कुछ ही वर्षों में इसमें पत्रकारों का एक वर्ग पृथक हो गया, यानी कि अलग हो गया। इन अलग हुए लोगों ने फिल्म क्रिटिक्स क्लब बनाया, परंतु समय के साथ साथ यह संगठन भी निष्क्रिय हो गया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान राजधानी के फिल्मी पत्रकारों को समारोह कवर करने में जब कठिनाई हुई तो उन्होंने भी अपने को संगठित करने का निर्णय किया और 1962 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तब से यह संगठन अभी तक सक्रिय है। तो देखिए, सबसे पहले कोलकाता में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम से फिल्मी पत्रकारों के लिए संगठन बना और वर्तमान में कई संगठन, लेकिन फिर भी 1962 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तब से लेकर के यह संगठन आज भी अपने कार्य यानी कि फिल्म पत्रकारिता के कार्य में सक्रिय है। 1973 में मुंबई के फिल्म पत्रकारों ने एक बार पुनः अपना संगठन बनाया। अब की बार इसका नाम रखा गया फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी। यह संस्था काफ़ी कुछ कार्य कर रही है। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली तथा हैदराबाद आदि में जितने भी पत्रकार संगठन हैं उनमें सभी भाषाओं की फिल्म पत्रकारों और समीक्षकों को सदस्यता प्रदान की गई है। भाषा के आधार पर न तो अंग्रेजी के फिल्म पत्रकारों का कोई संगठन है और न ही हिंदी के फिल्म पत्रकारों का। देखिए, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं है फिल्मी पत्रकारों का। लेकिन 1973 की बात करें तो देखिए 1973 में मुंबई की जो फिल्म पत्रकार थे उन्होंने फिर से अपना एक संगठन खड़ा किया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और इसका नाम रखा गया फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ, अब देखिए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एक फिल्म पत्रकार को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इससे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत
चित्रकारी, जनजीवन, नाटक आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना इस पृष्ठभूमि के न तो वह सही तरह से मूल्यांकन कर पाएगा और न ही अपने पाठकों को उचित दिशा निर्देश दे सकेगा। फिल्म निर्माण कैसे होता है, इसका ज्ञान होना भी अनिवार्य है, जरूरी है। उसे कथा और पटकथा का अंतर भी पता होना चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि इंडोर और आउटडोर शूटिंग में कितना फ़र्क है, क्लोजअप और लॉन्ग शॉट किसे कहते हैं, बैंक प्रोजेक्शन तथा सुपर इपोजिशन की क्या उपयोगिता है, भारतीय भाषाओं में बन रही फिल्मों की तथा फिल्म बनाने वालों की आर्थिक स्थिति, कलात्मक रुझान, पृष्ठभूमि आदि की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इतना कुछ ज्ञात होने पर ही अच्छे फिल्मी समीक्षक होने की अपेक्षा की जा सकती है। तो देखिए, ये जो बातें हमने पढ़ी, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक सफल फिल्म पत्रकार बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं और सफल पत्रकार की विशेषता, तो ये जो बातें हैं अभी हमने पढ़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। विभिन्न देशों की फिल्मी पत्रिकाओं से भारत की प्रमुख सिने पत्रिकाओं की तुलना यदि हम करें तो हम सगर्व यानी कि गर्व के साथ कह सकते हैं कि संस्था की ही दृष्टि से नहीं बल्कि आकार, कलेवर और साज सज्जा के आधार पर भी भारत की प्रमुख फिल्मी पत्रिकाओं को विश्व के श्रेष्ठतम फिल्मी पात्रों के समकक्ष रखा जा सकता है। अंग्रेजी फिल्म पत्रों जैसे फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, स्टार डस्ट, फिल्म वर्ल्ड तथा सिने ब्लिट्ज की अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी भी अन्य देश की प्रमुख फिल्म पत्रिकाओं से तुलना हम कर सकते हैं। तो यानी कि फिल्मी पत्रिकाओं के मामले में देखा जाए तो भारत की जो पत्रिकाएं हैं वो विदेशों की जो पत्रिकाएं हैं उनके समकक्ष या उनसे भी बढ़कर के अच्छा कार्य कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाणिज्यिक पत्रकारिता, देखिए वाणिज्य पत्रकारिता का इतिहास औद्योगिकरण के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी है। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का आरंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। अब देखिए, भारत में जो आर्थिक पत्रिकाएं पत्रकारिता है तो उसका प्रारंभ कैसे हुआ, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी जो थी उस दौर में उनकी प्रेरणा से हुआ। देश में पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका कैपिटल नाम से 1886 में कोलकाता से निकली। तो देखिए, देश में पहली जो आर्थिक संदर्भों की पत्रिका थी यानी कि वाणिज्यिक पत्रिका, तो वो थी कैपिटल। कैपिटल नाम से 1886 में कोलकाता से निकाली गई। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के अंतराल में मुंबई तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना। इस दौर में मुंबई से निकले कोर्स साप्ताहिक ने अपनी खास पहचान बनाई। देखिए, उसके बाद धीरे धीरे जो मुंबई था वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता गया, क्योंकि जितने भी उद्योग है वो मुंबई के आसपास ज़्यादा केंद्रित हुए। इस कारण औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बना मुंबई। तब उसी दौर में मुंबई से निकली कोर्स नामक जो पत्रिका थी उसने अपनी एक खास पहचान बनाई। इस पत्रिका का 1910 में प्रकाशन कोलकाता से प्रारंभ हुआ। साप्ताहिक पत्रिका थी ये भी। दिल्ली से 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन भी हुआ। आज़ादी के बाद गुजरात में, देखिए गुजराती में व्यापार का प्रकाशन 1949 में मासिक पत्रिका के रूप में हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद की यदि बात करें तो गुजराती में व्यापार नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1949 में मासिक पत्रिका थी। वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, फिर से यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, वाणिज्यिक पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, किन किन गुणों का, किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप लिखेंगे कि वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सबसे पहले अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी उत्पाद की आवक, खरीद, बिक्री, आयात निर्यात, पैदावार आदि का सामान्य ज्ञान होना यानी कि उसकी जानकारी होना आवश्यक है। पेट्रोल की कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है तथा वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी का मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों आदि की पैदावार में कमी अथवा बढ़ोतरी से उनकी कीमतों पर जो पड़ने वाला असर है, प्रभाव है, उसका मूल्यांकन करना तथा बाजार में मांग के सामने कीमतों का अर्थशास्त्र भी जानना जरूरी है। देखिए, अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि मांग के बदले यदि आपूर्ति कम होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है। यदि मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है।
तथा यदि किसी वस्तु की आपूर्ति मांग की तुलना में ज़्यादा यानी कि मांग कम है और वस्तु की आपूर्ति ज़्यादा है तो उसकी कीमतों का घटना स्वाभाविक है। तो बाजार किसी भी उत्पाद की कीमतें बढ़ाने अथवा घटाने में दलालों की भूमिका होती है। दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता यानी कि बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच यानी कि माध्यम का कार्य करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये सारी बातें विशेष रूप से होनी चाहिए यदि आपको व्यापारिक पत्रकारिता करनी है। एक व्यापारिक पत्रकार में इन बातों का ध्यान या विशेष जो बातें हैं या जो गुण हैं वो होने आवश्यक है जो अभी हमने पढ़े हैं। समाचार पत्रों के वाणिज्यिक पृष्ठों को देखें तो इसके कई भाग दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनमें खासकर अनाज मंडी, तेल तिलहन, गुड़ खांडसारी, सर्राफा, शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु, पटसन, चाय, किराना बाजार के अलावा कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि की जानकारी होती है। इन सभी स्थायी स्तंभों के अलावा आयात निर्यात, वित्तीय नीतियों, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण आदि भी इन्हीं पृष्ठों पर होता है। तो इस पूरे बाजार को समझने के उपरांत ही वाणिज्यिक पत्रकारिता में महारत प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में वाणिज्यिक पत्रकारों की काफ़ी मांग है तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं। तो यदि आपकी भी रुचि है वाणिज्यिक मामलों में, वाणिज्यिक पत्रकारिता करने में, तो बिल्कुल आप भी वाणिज्यिक पत्रकार बन सकते हैं। काफ़ी संभावनाएं इस क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपराध समाचार, समाचारों से संबंधी पत्रकारिता। देखिए, अपराध समाचारों की चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि अपराध किसे कहते हैं। शाब्दिक रूप में कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, अपराध की परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो, कि शाब्दिक रूप में कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। समाचार पत्रों में आज अपराध समाचारों की भरमार देखने को मिलती है। देखिए, आज जब भी हम समाचार पत्र खोलते हैं तो बहुत सारी जो खबरें हैं वो अपराध से संबंधित हमें दिखाई देती है। तो समाज में प्रतिदिन रोजाना ऐसी अनेक घटनाएं होती है जो कि अपराध की श्रेणी में आती है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग अथवा उनका संपादन बहुत ही दुष्कर यानी कि कठिन कार्य है। बगैर किसी प्रमाण के किसी समाचार का प्रकाशन रिपोर्टर के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। तो जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उसे अपराधी लिख देना स्वयं अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाले को पुलिस, अदालत और कानून का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, अपराध समाचार के लिए किन किन बातों का, किन किन गुणों का होना चाहिए तो जरूरी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अपराध समाचारों की बात करें तो इसकी रिपोर्टिंग करने वालों की को जो पुलिस है, अदालत है और कानून है उसका सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी भी अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और साथ साथ घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा भी ज्ञात होना चाहिए कि जिस घटना पर जो न्यूज लिखी जा रही, खबर लिखी जा रही, तो उसका सिलसिलेवार ब्यौरा यानी कि जानकारी भी आपको होनी चाहिए। किसी भी अपराध के समाचारों में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन और क्यों का उत्तर भली भांति रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि पाठक की जिज्ञासा शांत हो सके। तो इस प्रकार से अपराध समाचारों के लिए इन बातों का विशेष आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अदालती पत्रकारिता। वस्तुतः अपराध समाचारों के क्रम में ही अदालती समाचारों को देखा जाता है। अपराध करने के बाद अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों के तहत लिया जाता है। अब देखिए, अदालती समाचार क्या होते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अपराध करने के बाद जो अपराधी उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले को ही फैसले से संबंधित जो समाचार है उसे अदालती समाचारों के तहत लिया जाता है। अदालत में अभियुक्त के पक्ष और अभियोजन अर्थात आरोप लगाने वाले पक्षों के वकीलों के प्रस्तुत तर्क के आधार पर अदालत अपना फैसला सुनाती है और अदालत में हुई बहस और उसके बाद फैसले की समस्त कार्रवाई को अदालती समाचारों में शामिल किया जाता है। तो देखिए, किसी भी घटना या कोई भी मुद्दा होता है तो उससे संबंधित जब अदालत में वो मामला जाता है तो अदालत में उस पर जो बहस होती है, उस पर जो कार्रवाई होती है, जो निर्णय अदालत के द्वारा दिया जाता है, वो सारी की सारी बातें अदालती समाचारों में शामिल की जाती है। अदालती समाचारों की
महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक फैसले की खबर से देश भर में हलचल मच जाती है और कई बार तो आंदोलनों का भी रूप ले लेती है। अतः ऐसे समाचारों को काफ़ी गंभीरता से लिखने की आवश्यकता होती है। कई बार फैसले में उल्लिखित तथ्यों को ठीक से न समझ पाने के कारण भी भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अदालती समाचार या अदालती पत्रकारिता करने के लिए जो फैसले हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उनको बहुत अच्छे से समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। उनके संबंध में और अदालती जो नियम है उनसे संबंधित जानकारी भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सारांश रूप में कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी समाचारों के प्रकार और इसकी रिपोर्टिंग करने में आवश्यक सावधानियों और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने के उपरांत उसकी महत्ता की जानकारी तो मिलती ही है। साथ ही खेल पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध और अदालती समाचारों की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी हमें इस पाठ से मिलती है। उक्त अध्याय से यह समझ आना आवश्यक है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीरता के साथ साथ तटस्थता यानी कि ईमानदारी की भी आवश्यकता है, ताकि समाचारों में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं दिखाई दे। अब देखिए शब्दावली देखिए। वाणिज्यिक यानी कि व्यापार से जुड़ी, अभियोजन यानी कि आरोप लगाने वाला पक्ष, अभियोजन पक्ष कहलाता है, और अभियुक्त यानी कि जो आरोपी है उसे अभियुक्त कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न मेरे ख्याल से ज़्यादा कठिन नहीं है। व्यापारिक प्रश्न के विभिन्न अंग क्या क्या हैं, वाणिज्य पत्रकारिता का क्या महत्व है, अपराध समाचार किसे कहते हैं, अदालती समाचार किसे कहते हैं, तो ये सारी बातें अभी हमने पाठ में पढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।